तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या देखा था, तो इससे पहले आर्टिकल नंबर 117 के बारे में देखा था, इन डिटेल देखा था, वित्त विधेयक की चर्चा किया था। ठीक है, कि वित्त विधेयक की चर्चा जो है किस आर्टिकल में है, तो संविधान के आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की चर्चा है। वित्त विधेयक पर क्या है, संशोधन बुलाया जा सकता है, क्या सभा बुलाई जा सकती है, तो हाँ बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य करे, लोकसभा का स्पीकर करेगा और राज्यसभा का सभापति करेगा, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, अधिवेशन जब आती है संयुक्त अधिवेशन तो किसी भी सभा से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वित्त विधेयक पर क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। यह हम चर्चा कर दिए थे। ठीक है, इससे पहले लेखानुदान की चर्चा किया था कि कैसे जो है ना पैसा निकाला जाता है। समझ में आ रही है बात, तो इन डिटेल हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज जो है क्या करेंगे, आज हम लोग देखेंगे 117 के बाद 118 के बारे में, और फिर आज जो है लगभग मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे। फिर 124 से सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, 123 में अध्यादेश की चर्चा है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। उसके बाद में 122 में क्या है, तो 122 में है कि संसद सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट संसद में हस्तक्षेप नहीं करेगी। फिर 120 में क्या है, संसद में भाषा की चर्चा है। 119 में आपका वेतन भत्ते की क्या है, प्रक्रिया की चर्चा है, वेतन की चर्चा है, वेतन नियम कानून की चर्चा है। 118 में क्या है, तो 118 में जो है आपका संसद में चल रही प्रक्रियाओं की चर्चा, 117 में वित्त विधेयक की चर्चा है, 116 में लेखानुदान की चर्चा। तो इस तरह से आपको भी आर्टिकल याद रहना चाहिए मेरे भाई दोस्त, चाहे आगे माहे बढ़ो चाहे पीछे माहे बढ़ो, दोनों तरह से आर्टिकल क्या करना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, तभी जाकर के परीक्षा को आप फोड़ पाइएगा। ठीक है, और फिर से वही बात कि कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा इस बार दौर आएगा, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। 50 से 55 मिनट का क्या होगा, लेक्चर होगा, और इन डिटेल बताएंगे। आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि रूम जो है टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा देता है, रूम टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही गर्मी लगती है। तो आर्टिकल नंबर हेडिंग लगा लीजिएगा कितना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना बात को बनाए हुए। तो अनुच्छेद नंबर 118 करते हैं चर्चा। ठीक है, 117 में वित्त विधेयक की चर्चा हम कर दिए थे। जिस भाई यह वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला, वह देख करके आएगा तो बेहतर होगा, नहीं तो यहाँ से भी समझिएगा तो समझ में तो आ ही जाएगा, है ना जी। पॉलिटिकल साइंस है, कौन आपका साइंस है कि पीछे वाला आगे यूज होगा। अनुच्छेद नंबर 118, अनुच्छेद 118 में क्या है, तो इसमें है संसद में चल रहे प्रक्रियाओं पर चर्चा। संसद में चल रहे प्रक्रियाओं का मतलब क्या होता है, नियम कानून, जो भी संसद में क्या चल रहा है। समझ में आ रही है बात, संसद में क्या चल रहा है, उसमें चल रहे प्रक्रियाओं की चर्चा कहाँ है, तो 118 में। तो संसद में चल रहे प्रक्रियाओं की चर्चा। ठीक है, प्रक्रियाओं की चर्चा। समझ में आ रही बात कि संसद में क्या हो रहा है, काम हो रही है कि नहीं हो रही है, मंत्री आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में बैठे हुए जो भी सदस्य है उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। समझ में आई बात, सांसद कहा जाता है। तो सांसद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यह चर्चा किसमें है, तो संसद में चल रहे प्रक्रियाओं की चर्चा है। ठीक है, 118 में। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 119, अनुच्छेद 119 में क्या है, कोई सबको टीचर बताता है ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम भी कह रहे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगातार है तो बता दिए कि लिख लो। अनुच्छेद 119 में क्या है, तो 119 में है आपका कि वेतन संबंधित पैसे की चर्चा। ठीक है, तो लिख लीजिए, पैसे से संबंधित नियम कानून की चर्चा। नियम कानून की क्या है, तो नियम कानून की चर्चा है इसमें कि कितना पैसा लगेगा। ठीक है, कोई रोड बनाने में, कहीं बांध बनाने में, यह सब चर्चा किसमें है, तो यह आपका आर्टिकल नंबर 119 में है, पैसे से संबंधित नियम कानून की चर्चा। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 120 है। समझ में आई बात, देखिए अच्छा से पढ़ना है जी, समझ में आई बात। जो भी आपके नेगेटिव थिंकिंग होगे वह आप निकाल करके बैठिएगा। ठीक है, मैं कोई भी नेगेटिव थिंकिंग लेकर के नहीं बोलता हूँ, रियलिटी मैं मार्कर लेकर के बोल रहा हूँ। समझ में आ रही है बात, रियलिटी बोल रहे हैं। कोई भी बच्चा या मेरे दोस्त मेरे भाई नेगेटिव थिंकिंग लेकर के बैठिएगा तो फिर कहाँ से सीख जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अधिकारी बनना है तो सोच भी अधिकारी की तरह रखना होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको हटा दीजिए। 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी में साथ वही निभाएंगे जो बाबूजी खोज कर लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। यदि आप सक्सेस नहीं होइएगा, बेरोजगार रह जाइएगा, तो वही लत याद आएगी। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 120 में क्या है, संसद में भाषा की चर्चा। ठीक है, संसद में भाषा की चर्चा, संसद में भाषा की चर्चा। ठीक है, अब संसद में कौन कौन भाषा बोला जा सकता है, जबकि संसद की चर्चा अलग है जी। आर्टिकल नंबर 79 में है, बताए थे ना, याद है।
आर्टिकल याद रखना पड़ेगा। संसद में भाषा की चर्चा, जबकि संसद की चर्चा किसमें, आर्टिकल नंबर 79। 80 में क्या है तो राज्यसभा की चर्चा है, उसके बाद में 81 में लोकसभा की चर्चा है, 82 में जनगणना के आधारित 10 लाख के जनसंख्या पर एक सीट की बात की गई है, उसके बाद में 83 में सदनों की अवधि बताया गया है, योग्यता बताया गया है, 84 में 85 में सत्रावसान की चर्चा की गई है, 86 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा किया गया है, 87 में विशेष अभिभाषण की चर्चा किया गया है। समझ में आ रही है बात? हमको पूरा याद है, 395 आर्टिकल याद है। और मैं एक बात बताऊं, मेरा कोई पॉलिटिकल साइंस से लिस्टा भी नहीं है, बात समझ लीजिए। संसद में भाषा की चर्चा, तो सुनो, संसद में भाषा की चर्चा कहने का अर्थ है कि संसद में 2 भाषा आप बोल सकते हैं, कोई भी मंत्री हो, ठीक है, या सांसद हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद में कौन कौन भाषा बोल सकता है, तो हिंदी और इंग्लिश बोलना अलाउ होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केवल इंग्लिश बोलना अलाउ होता है। हिंदी बोलिएगा तो कहेगा कि हम हिंदी नहीं समझते हैं। समझ में आ रही है बात? बोलिए। तो संसद में भाषा की चर्चा, संसद में भाषा की चर्चा, तो लिख लो संसद में, लिखिए संसद में 2 भाषा बोलने की अनुमति है। 2 भाषा अभी बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। संसद में 2 भाषा बोलने की अनुमति है, लेकिन संसद में 2 भाषा बोलने की अनुमति है। कौन कौन 2 भाषा है सुनो, तो पहला हो गया हिंदी लेकिन बाद में लिखेंगे, और दूसरा हो गया आपका इंग्लिश बोले तो अंग्रेजी, ठीक है, ज्यादा अंग्रेजी पढ़ लिए हो, कहता है ना, देख रहे हो विनोद। संसद में 2 भाषा बोलने की अनुमति है, हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया। इसके अलावा सुनो, नोट में बात लिखना होगा, यदि जिस हमारे सांसद महोदय को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, सांसद महोदय को यदि यह भाषा नहीं आता है, हिंदी और इंग्लिश नहीं आता है, भोजपुरी आता है, तो क्या करेगा, लोकसभा का यदि सांसद है, ठीक है, लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, तो क्या करेगा, लोकसभा स्पीकर से परमिशन लेगा कि हमको हिंदी बोलने नहीं आती है, भले ही जीत गए चुनाव अलग बात है, ठीक है, हम भोजपुरी में भाषण देंगे। समझ में आई बात? तो कहे का कहता लोगन, ठीक बानू हाल, बोलिए। इस तरह से भाषण देगा, तो यह परमिशन जो है किससे लेना पड़ेगा, तो लोकसभा में स्पीकर से लेना पड़ेगा, और उसके बाद में राज्यसभा के सभापति से लेना पड़ेगा, ठीक है, लिख लीजिए। यदि किसी सांसद लिख रहे हैं जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख लीजिएगा। सांसद है, संसद क्या है, संसद भवन होता है। समझ में आ रही है बात? यदि किसी सांसद को हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं आता है, तो संसद या हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं आता है, तो वह लोकसभा में अपने क्षेत्रीय भाषा बोलने के लिए, वह लोकसभा में ऐसे लिखो, तो वह लोकसभा स्पीकर से, लोकसभा में अध्यक्ष लिखो, लोकसभा स्पीकर लिखे या अध्यक्ष लिखे, लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति कौन होते हैं जी, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। तो वह लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति से अनुमति ले सकता है। क्या अनुमति लेगा कि हमको नहीं या दोनों भाषा आता है, आप अनुमति दीजिए, ठीक है। यह सब ट्रांसलेटर, जैसे मान के चलो कि उपराष्ट्रपति महोदय है यहाँ पे सभापति बने हुए, और इनको केवल जो है ना इंग्लिश समझ में आती है, या मान के चलिए जो हिंदी समझ में आती है, मैथिली, यह सब नहीं आता है, तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे ट्रांसलेटर लगाए होते हैं। जिस भाषा में बोलेगा ना अनुवाद करने के लिए, वह अनुवाद करके उनको सुनाएगा। समझ में आ रही बात? यह सब ट्रांसलेटर पहनने रहता है। यदि किसी सांसद को हिंदी या अंग्रेजी भाषा नहीं आता है, तो वह लोकसभा में अध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति से अनुमति ले सकता है अपना क्षेत्रीय भाषा बोलने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 21 समझ में आ रही है जी? यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, लेकिन समझिएगा अनुच्छेद 121 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 121 में कहा गया है कि संसद सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि संसद जाएगी और कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट का यह बनाया हुआ नियम कानून जो है ना गलत है, तो लतिया के भगा देगा। समझ में आई बात? यह 121 में लिखा गया है, तो लिख लो संसद सुप्रीम ऐसा लिखाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी हो सुप्रीम होता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट SUPRE सुप्रीम कोर्ट, जिसको लिखना है लिख लीजिए। संसद सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में, संसद सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। हस्तक्षेप क्या है, तो यह नहीं करेगी। समझ में आई बात? यह किस में लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 121 में लिखा गया। और 122 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 122 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी संसद में
हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब मान के चलिए कि कोई मंत्री क्या कर रहा है, नियम बना दिया, हाँ यह नियम जनता के लिए उल्लंघन होता है, अर्थात जनता को क्षति पहुंचती है, उसके मौलिक अधिकार को क्षति पहुंचता है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत खारिज कर देगा जी, कहेगा कि नहीं है यह नियम कानून सही। समझ में आई बात है? बोलिए। तो 122 इसमें क्या लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी संसद में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कि संसद कई बजे खुल रहा है, संसद में सदस्य आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यह सब बात जो है ना सुप्रीम कोर्ट इसमें आकर के नहीं बताएगी, हस्तक्षेप ही नहीं करेगी। तो लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे होता है। हिंदी थोड़ा सा टाइट है जी, लिखना जैसे लिखना है लिखिए, आपको ऐसा लिखने थोड़ी है जी, टिक मारना है। सुप्रीम कोर्ट भी संसद में हस्तक्षेप, संसद के कार्यों लिख लेना, संसद के कार्यों में ऐसे लिखो, संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। समझ में आई बात? यह आर्टिकल नंबर 122 में लिखा गया है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा है। 123 में लिख लीजिए राष्ट्रपति के अध्यादेश क्या होता है? अस्थायी कानून को अध्यादेश कहा जाता है। राष्ट्रपति अस्थायी कानून बना देते हैं, हमेशा के लिए जो कानून नहीं बनता उसी को अस्थायी कानून बोलते हैं, उसी को बोला जाता है अध्यादेश। तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अस्थायी कानून अध्यादेश कहलाता है। तो लिख लीजिए यह चर्चा जो है ना किसमें है? तो आर्टिकल नंबर 123 में है। सवाल यह पूछा हुआ है 123 अनुच्छेद 123 क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा। समझ में आई बात? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा किसमें है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा आर्टिकल नंबर 123 में। अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश होता है आपका, आवाज ठीक ठाक है ना जी? राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश का मतलब होता है कि जो नियम बनाए गए हैं वह अस्थायी है, अस्थायी नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अस्थायी नियम जो है वह अध्यादेश कहलाती है। तो लिख लीजिए अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अस्थायी कानून, ठीक है, द्वारा बनाया गया अस्थायी कानून अध्यादेश कहलाता है। अब ये अध्यादेश लाते क्यों है जी राष्ट्रपति जी? यह भी तो बात है ना कि अध्यादेश क्यों लाते हैं? यदि संसद नहीं चल रही है, ठीक है, मान के चलिए कि संसद नहीं चल रहा है, किसी कार्य से संसद स्थगित है, तो क्या करेंगे? यदि नियम बनाना होगा तो राष्ट्रपति नियम बना देंगे, इनके पास पावर है। समझ में आई बात? तो यह क्या करेंगे? अध्यादेश जारी कर देंगे। समझ में आई बात? और यह अध्यादेश कितने दिन के लिए रहेगा? तो यह 6 महीना के लिए रहेगा। लेकिन जैसे ही संसद खुलेगी कि नहीं, तो 42 दिन के अंदर इसको अनुमोदन करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा? यह राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया जो अध्यादेश है, नियम कानून है, वह खत्म कर दिए जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो बोलिए राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अस्थायी कानून क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। लिख लो यह क्यों लाते हैं? जब संसद का सदन नहीं चलता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश कानून लाते हैं, और यह कानून या यह नियम 6 महीने तक लागू रहती है। यह नियम 6 महीने तक लागू होती है, ठीक है। अब सुनो, 6 महीने तक क्या होती है? लागू होती है। अब संसद का क्या होगा? सदन तो खुलेगा, चाहे जहिया खुले, तो संसद का सदन, अच्छा मान के चले 6 महीना भी नहीं खुला तब जी, तो अगले 6 महीना के लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो अध्यादेश कानून लाते और यह नियम 6 महीने तक लागू होती है। अब संसद का सदन खुल गया तो 42 दिन के अंदर जो बनाया गया नियम कानून है राष्ट्रपति के द्वारा, उसको अनुमोदन करना होगा, और यदि अनुमोदन कोई नहीं करता है तो अपने आप स्वतः क्या हो जाएंगे? अध्यादेश समाप्त हो जाएंगे। लिख लीजिए यदि संसद का सदन खुलता है तो 42 दिन के अंदर अध्यादेश को अनुमोदन करना होता है, नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया
अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। समझ में आई बात? यदि 42 दिन के अंदर नहीं अनुमोदन होता है तो क्या होगा? यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। समझ में आई? अब चलिए हम लोग चलते हैं संसद में। संसद तो हो गया, अब संसद के अंदर चलते हैं कि संसद के खुलने का समय कब होता है, संसद के बंद होने का समय कब होता है। ठीक है, विपक्ष हंगामा कब करता है, लगता है कि शर्ट फाड़ देगा एक दूसरे का जी। ठीक है, तो चलिए यह सब बात को करते हैं। संसद को खुलने का 3 समय होता है, चलिए लिख लीजिएगा संसद के खुलने का समय, मिटा दे इसको। चलिए संसद के खुलने का समय आर्टिकल नंबर 123 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है जी। तो सुप्रीम कोर्ट हम सोच रहे हैं ना कि कल वाला में स्टार्ट करें, आज जो है ना इससे जो भी संबंधित है ना क्वेश्चन उसको लपेट लें। ठीक है, चलिए संसद के खुलने का समय तो लिख लो, हेडिंग लगाइएगा संसद के खुलने का समय, संसद के खुलने का समय। सुनो, संसद के खुलने का 3 समय होता है, और यह जब 3 समय होता है ना तो देखो क्या क्या होता है। पहला जो है प्रश्नकाल होता है, फिर शून्यकाल होता है, लंच हो जाती है, और फिर उसके बाद में चर्चा होता है, बहस होता है। ठीक है, नियम उयम बनते हैं, जीएसटी कानून, यह सब जो है ना किस में आता है, यह सब बात बता रहे हैं। तो संसद के खुलने का समय, संसद खुलने का 3 समय होता है, संसद खुलने का 3 समय होता है, 3 समय होता है। अब सुनो 3 समय होता है जिसमें क्या क्या है। तो पहला होता है आपका प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम जस्ट अभी बता रहे हैं, चिंता नहीं करने का। यह कब से कब चलता है जी? 11 से 12 बजे तक, 11 से 12, समझ रहे हो? 11 बजे संसद सब जाता है, और हम सब पढ़ाने के लिए 4 बजे से ही लग जाते हैं भोर में। ठीक है, 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है। दूसरा जो है क्या लिखिएगा, प्रश्नकाल के बाद अगला शून्यकाल। ठीक है, उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, शून्यकाल के बाद लंच हो गया, और उसके बाद में चौथा या तीसरा हो गया ना, चौथा, इसमें क्या है, प्रक्रिया बहस हो गया, या इसी में क्या होता है, चर्चा होता है, जो भी मुद्दा है। तो सुनो, यह 11 से 12, यह 12 से 1 चलता है, और 1 से 2 क्या होते हैं, लंच होता है, और 2 से 6 बजे तक बहस चलती है। 6 बजे संसद स्वतः बंद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्नकाल में क्या होता है, इसमें किताब में देखिएगा ना जनरली तो लिखा था कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। बढ़िया किताब पढ़िए, मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। अब सुनो, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन नियम है, प्रश्न पूछ सकते, प्रश्न पूछने से पहले, ठीक है, जो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर है, स्वतः जो है ना जनरली बिल देखा जाता है तो लोकसभा से ही क्या होते हैं, पहले आते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली मंत्री प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, राज्यसभा में तो बहुत कम जाता है, ऐसा नहीं कि हम ना बोल रहे हैं कि ना जाता है, लेकिन कम जाता है। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन नियम क्या है कि प्रश्न पूछने से आपको 10 दिन पहले क्या होना पड़ेगा, प्रश्न पूछने से पहले महासचिव को बताना होगा। डायरेक्ट आप लोकसभा स्पीकर को थोड़ी बता दीजिएगा कि हम यह प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पूछने से 10 दिन पहले क्या होता है, लोकसभा के जो महासचिव है उसको बताना होगा। ठीक है, लिख दीजिए महासचिव, जो भी राज्यसभा में है तो राज्यसभा का महासचिव, लोकसभा का है तो लोकसभा महासचिव लिखेंगे। तो लिख लो, इसमें प्रश्न पूछने से 10 दिन पहले महासचिव को बताना होता है। सुनो, अब प्रश्न 4 तरह के कौन कौन होते हैं। तो पहला होता है आपका ओरल। ठीक है, ओरल बोले तो तारांकित। ठीक है, तारांकित। अब तारांकित प्रश्न क्या होता है, तो तारांकित कहने का मतलब है ना जी कि तारांकित कहने का अर्थ है कि यह जो है पूर्ण स्पष्टीकरण के लिए पूछा जाता है कि बताइए, सीधा पूछेगा ना। 10 दिन पहले क्या कर दिया, यह सूचना दे दिया कि हम प्रश्न पूछेंगे, तो यह प्रश्न पूछेगा ना। यदि ओरल पूछेगा तो कहेगा कि बताइए आपके यह क्षेत्र में काम जो है ना वह कितना हुआ है। मंत्री सीधा पूछेगा, सदस्य पूछेगा, लोकसभा स्पीकर से पूछ सकता है, लोकसभा स्पीकर से नहीं जी, ध्यान से समझिए बात को। मंत्री से यदि पूछेगा ना तो कहेगा, ध्यान से सुनिएगा, कहेगा कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है बताइए। और यदि मान के चलो कि मंत्री से पूछता है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर से पूछता है सदस्य, तब क्या होगी, गर्मी बहुत ज्यादा है जी, ध्यान से समझिएगा।
हालत खराब हो जाती है गर्मी से, बोलना क्या बुलाता क्या। चलो फिर से, ओरल में क्या होता है, सिंपल। तो ओरल में होता है कि इसमें सदस्य लोकसभा स्पीकर से सीधा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, सीधा प्रश्न पूछते हैं। समझ में आ रही है बात, ओरल में। नहीं तो इसमें सदस्य क्या होता है, गैर सरकारी सदस्य जो है ना, सरकारी सदस्य से पूछता है। सरकारी सदस्य कहने का मतलब जो मंत्री है उसको सरकारी सदस्य बोलेंगे, और जो गैर सरकारी कहने का अर्थ है कि मंत्री नहीं है, सदस्य है, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है, तो वह क्या कहलाएंगे, गैर सरकारी कहलाएंगे। जो मंत्री हो जाएंगे वह सरकारी कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, यह ओरल प्रश्न पूछेगा कि आप बताइए कि रोड बनवा रहे परिवहन मंत्री, तो आप बताइए कि यहां तक अभी रोड का विकास क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। तो वह अपना कुछ बोलेंगे, और लेकिन नियम होता है कि एक दिन में उससे 20 प्रश्न ही पूछिए सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग तो 1 घंटा है। अब कितना प्रश्न पूछिएगा मंत्री से, ठीक है। और एक जो है ना 5 प्रश्न पूछ सकता है, यह बात लिख देता हूं। तो इसमें ओरल प्रश्न पूछा जाता है। इसमें लिखो, इसमें स्पष्टीकरण, इसमें स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछा जाता है, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछा जाता है। समझ में आई बात, इसमें स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछा जाता है, लिख लो। अच्छा, इसमें कितना प्रश्न पूछ सकता है जी, मैक्सिमम सुनो, मैक्सिमम 20 प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और 20 प्रश्न में क्या होगा, 5 प्रश्न जो है ना, 5 प्रश्न एक मंत्री, एक सदस्य पूछ सकता है, मंत्री नहीं, एक सदस्य पूछ सकता है, ठीक है। और जनरली 5 को तो नहीं पूछता है, सब 3 को पूछता है, ठीक है, 3 को पूछता है। और कितना अंतराल होना चाहिए, 1 मिनट का अंतराल होना चाहिए। समझ में आई बात। तो यह स्पष्टीकरण के लिए पूछा जाता है, सदस्य पूछ सकता है मंत्री से, और नहीं तो सदस्य क्या लोकसभा स्पीकर से भी पूछ सकते हैं अपना जो पूछना होगा। तो यह स्पष्टीकरण के लिए पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला मिटारे ऊपर से, स्पष्टीकरण के बाद ओरल के बाद ना, ओरल के बाद क्या आएगा, प्रश्न काल का है, मिटा दिए जी। यहां पर प्रश्न काल रहेगा, प्रश्न काल। सुनो, अब ओरल हो गया, ओरल के बाद क्या आता है, रिटेन, ठीक है। रिटेन, रिटेन का मतलब होता है अतारांकित, अतारांकित, अतारांकित। अतारांकित में क्या होता है, तो सुनो, रिटेन में होता है ना कि इसमें रिटेन बताना होता है, लिख करके क्या होता है, लोकसभा स्पीकर को दे दिया जाता है, ठीक है, कि इस पर क्या करेंगे, हम प्रश्न पूछेंगे। लोकसभा स्पीकर रख लेते हैं, और यह मैक्सिमम जो है ना 120 को पूछा जा सकता है। लिख लीजिए, पूछ देता है कभी कभी छोटा सवाल भी, तो लिख लो। इसमें स्पष्टीकरण नहीं होती है, लिख करके कोई दे दिया। अब मान के चलो कि तुम जा करके किसी को बोल दे रहे हो, ठीक है, तो कोई सुन लेगा ना बगल में, उस लेकर के चिट्ठी को दे दिया तो वही ना देखेगी। समझ में आई बात, यही हाल होता है इसमें भी। तो इसमें पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हो पाता, इसमें पूर्ण स्पष्टीकरण, इसमें पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है, नहीं हो पाता है। समझ में आई बात, कोई नेगेटिव सेंस नहीं लेगा जी। कुछ देर की खामोशी, फिर सो आएगा, पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा इस बार दौड़ आएगा। देखिए पसीना गिर रही, लेकिन फिर भी हार नहीं मानेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की। अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। इसमें पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है। इसमें मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न कितना होगा, तो 120 गो हो जाएगा जी, ठीक है, 120 गो याद रखिएगा। और इसमें कितना होता है, केवल 20 गो होता है, याद रखना है। और उसके बाद में अगला अल्प सूचना, ठीक है, अल्प सूचना प्रश्न पूछा जाता है। अल्प सूचना कहने का मतलब है ना जी कि प्रश्न पूछने से 10 दिन पहले क्या होता है, महासचिव को बताना होता है। लेकिन मान के चलिए कोई सदस्य है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भले मंत्री नहीं है, ठीक है, और उसके क्षेत्र में क्या आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है। तो बाढ़ आ गया, तो बाढ़ में बांध टूटने वाला है, तो क्या करेगा, 10 दिन का इंतजार करेगा, तो मालूम चलेगा कि गांव दह गया। समझ में आई बात, गांव क्या हो जाएगा, दह जाएगा। तो क्या होगा, यह महासचिव को बता देगा कि हम जो है ना प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमको मौका दीजिए। तो कहेगा कि ठीक है, आप अगले दिन पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 1 घंटा में कितना बताएगा बेचारे सब। समझ में आई बात, बोलिए। तो मैक्सिमम प्रश्न 120 हो गया, इसको मिटा दे। अब लिखिए, अब क्या लिखिएगा, तो अब लिख लीजिए आप अल्प सूचना, मतलब 10 दिन पहले क्या होता है बिना बताए हुए, 10 दिन से पहले। हाँ, इसमें 10 दिन से बाद हो सकता है, लेकिन 10 दिन से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अल्प सूचना में 10 दिन से कम 2 दिन 3 दिन में भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो अल्प सूचना। अल्प सूचना, अल्प सूचना कहने का मतलब क्या है, तो अल्प सूचना कहने का अर्थ है कि 10 दिन पहले भी प्रश्न क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। लिख लो, इसमें सदस्य मंत्री से
10 दिन पहले, या सदस्य मंत्री से लिखो, या लोकसभा स्पीकर से लिखो, लोकसभा अध्यक्ष से 10 दिन पहले, 10 दिन लिखा गया, 10 दिन पहले भी प्रश्न पूछ सकते हैं, भी प्रश्न पूछ सकते हैं। समझ में आई बात? पूछ सकते हैं, ठीक है। यह अल्प सूचना है, इसमें सदस्य मंत्री लोकसभा मंत्री हो गया, लोकसभा अध्यक्ष से 10 दिन पहले भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि रोड बनवाना है, ठीक है, नाली गिर गई, समझ में आ रही है बात? नाली जो था वह ढह गया और रोड खराब हो गई, तो रोड बनवाना है, जाएगा व्यक्ति किसमें है। तो यही कारण है ना कि इसको क्या होता है, अल्प सूचना में डाल दिया जाता है, यथाशीघ्र काम कराने के लिए लाया जाता है। और अल्प सूचना के बाद होता है गैर सरकारी, ठीक है, गैर सरकारी। अब गैर सरकारी में क्या होता है, जैसे मान के चलिए गैर सरकारी और सरकारी में अंतर क्या होता है। सरकारी बोले तो मंत्री को सरकारी बोलेंगे, और गैर सरकारी कहने का अर्थ है ना कि जो मंत्री नहीं उसको गैर सरकारी बोलेंगे, सदस्य को गैर सरकारी बोलेंगे। तो सदस्य क्या कर सकते हैं, दूसरे सदस्य से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। समझ में आई बात? क्या बताइए आप अपने क्षेत्र में क्या किए हैं। जैसे कि अभी तो इलेक्शन हो रही है जी लोकसभा का, पाटलिपुत्रा से कौन है और पटना साहिब से कौन है। तो पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, और पाटलिपुत्रा से कौन है तो रामकृपाल यादव। तो रामकृपाल यादव क्या कर सकते हैं, पाटलिपुत्रा से है और पटना साहिब से पूछ सकते हैं रविशंकर प्रसाद से कि बताइए आप अपने क्षेत्र में क्या काम किए हैं। या रविशंकर प्रसाद रामकृपाल यादव से पूछ सकते हैं कि बताइए आप अपने क्षेत्र में क्या काम किए हैं। तो यह कहलाएगा गैर सरकारी सूचना। सीखा है? तो लिख लीजिए, इसमें सदस्य दूसरे सदस्य से प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। समझ में आई बात? प्रश्न पूछ सकता है। अब आ गया शून्यकाल। शून्यकाल को जो है ना भारतीय मीडिया जो है उसको कब दिया था, तो यह 1962 में दिया था। लिख लीजिए, कभी कदार पूछ देता है जी शून्यकाल, ठीक है। शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल में जो है ना बिना टाइम के आता है प्रश्न, जी सीधे प्रश्न पूछेगा, जाएगा और प्रश्न पूछेगा। इसी में जो है ना सबसे ज्यादा जो है हंगामा होती है। इसी में लगता है ना कि शर्ट एक दूसरे का फाड़ देगा सब। समझ में आई बात? पढ़ा लिखा जो कम होगा तो क्या करेगा, सीधे शर्ट फाड़ने की बात कर देगा। समझ में आई बात? लोकसभा स्पीकर आराम से बैठे रहेंगे, शांत करते रहेंगे, और ये सब जो है ना अपने में आपस में लड़ देंगे, लड़ झगड़ करके शर्ट फाड़ लेंगे सब। इसी में सबसे ज्यादा हंगामा होती है। लिख लीजिए, देखिएगा ना जब संसद चलता है ना तो हंगामा देखिएगा, गजब का हंगामा होता है, एक दूसरे को गजब सब बोलता है। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक चलता है। लिखो, भारतीय मीडिया, लिख लीजिए, भारतीय मीडिया ने 1962 में दिया। 1962 में क्या किया, शून्यकाल को दिया, 1962 में दिया। समझ में आ रही है बात? भारतीय मीडिया ने 1962 में दिया। इसमें ही क्या होता है, इसमें ही हंगामा होता है। सबसे ज्यादा हंगामा कब होता है, इसमें ही हंगामा होता है, ठीक है। कोई विधेयक आया, ठीक है, अब विधेयक आया ना, जनरली विधेयक तो यहाँ पर आता है, कोई नियम कानून वगैरह यह सब जो है यह बना रहा है, ठीक है, यह बना रहा है। तो सुनो इसमें क्या होगा, इसमें जो है ना नियम कानून बना रहा है। अब एंटी पार्टी को पसंद नहीं आई, यह क्या करेगा, हंगामा कर देगा। समझ में आई बात? कि हम कफन छाप से जीत करके आए हैं, 4 गो के शर्ट फाड़ करके बैठल है, कैसे यह पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ही क्या होता है, हंगामा होता है। अब कहेगा ना जी कि पक्ष दल का नेता जो है कि हमारे जो है ना यह क्षेत्र में इतना पैसा लगेगा, तो विपक्ष वाला कहेगा कितना कैसे लगेगा, कटौती करिए, इतना लगेगा ही नहीं पैसा। वो कहेगा 4 करोड़, तो ना 4 करोड़ इसमें थोड़ी लगेगा, 2 करोड़ लगेगा, 2 करोड़ घपला मारिएगा, कटौती करिए। और इसी पर क्या होगी, बहस छिड़ेगी, और बहस छिड़ेगी तो हंगामा हो जाएगा, जबरदस्त हंगामा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसमें ही क्या होता है, हंगामा होता है। अब देखो यह सब संसद सब इतना भाषण करने के बाद सांसद भूखा जाएगा सब, और भूखा जाएगा ना तो आराम से जाएगा। इस सबको अनाज मिलता है कम दाम में, सीधा जाएगा और रगड़ करके खाएगा, भर पेट खाएगा, ठीक है। तब तक खाएगा जब तक कि मतलब खाना नहीं कहते कि छोड़ दो अब, ठीक है। तो लंच कब होता है, 1 से 2 बजे होता है। जानते हो ज्यादा प्रश्न का पूछता है कि प्रश्नकाल कब से कब चलता है, शून्यकाल कब से कब चलता है, लंच कब से कब होती है, और प्रक्रिया बहस जो है ना कब से कब होता है, ठीक है। या सीधे सवाल पूछ देता है, ठीक है। तो लंच होता है 1 से 2 बजे। इसमें क्या होती है, अच्छा संसद खुला 3 बार है जी, 1 बार 2 बार 3 बार, यह लंच है। समझ में आई बात? तो इसमें क्या लिखेगा, इसमें सांसद सब लंच करने जाता है जी, लंच करता है। तो यहां से लिखा से पता नहीं चल रहा है। अब देखो प्रक्रिया चर्चा बहस, इसमें क्या होती है, जीएसटी कानून वगैरह इसी में आती है जी, जीएसटी कानून, ठीक है, जीएसटी कानून आती है। जीएसटी कानून एग्जाम्पल में लिख लो, जीएसटी कानून इसी में आई थी,
इसी में आई थी, ठीक है। अब तो लागू हो गया ना, पहला राज्य सिक्किम था, कनाडा से हम लोग का जीएसटी लाया गया है, ठीक है। जीएसटी कनाडा मॉडल पर आधारित है। पहले बार जो है ना कहाँ पर लागू हुआ, तो यह आसाम में लागू हुआ था जीएसटी, याद रखिएगा, सिक्किम नहीं होगा। जीएसटी कानून इसी में जीएसटी कानून इसी में आई थी, ठीक है। जैसे 370 धारा जो है ना हटाया गया, तो 370 धारा 2-2.5 बजे बाद हटाया गया जी, ठीक है। अमित शाह जी हटा दिए, 370 धारा हटाई गई। किसमें हटाई गई, तो यह हटाई गई आपका बहस प्रक्रिया के चलते हटाई गई। तो जितने जो है ना, अर्थात कहा जाए तो देश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए इसमें बहस होती है, इसमें चर्चा होती है। समझ में आई बात, चर्चा होती है, ठीक है। इसमें देश के विकास के लिए क्या होती है, चर्चा होती है, क्योंकि अब तक तो लड़ाई उड़ाई सब कर लिया, अब जो है ना यहाँ पर क्या होती है, चर्चा वगैरह बहस होती है, और तब जाकर के क्या होते हैं, पारित होते हैं। चलिए अगला लिख लीजिए, प्रस्ताव और चर्चा में जो है ना कितने प्रस्ताव आते हैं 2 से 6 बजे के बीच में, प्रस्ताव कितने होते हैं, चलिए यह बताते हैं। मिटा दे, प्रस्ताव कितने आते हैं, जैसे कि आपका धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उसके बाद में निंदा प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, विश्वास प्रस्ताव होता है, उसके बाद में ध्यान आकर्षक प्रस्ताव होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है। तो यह सब है क्या प्रस्ताव, चलिए हम बताते हैं, ठीक है। फिर संसद का सदन हो जाएगा, ठीक है। संसद के सदन नहीं जी, संसद के तो 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तब हम बताएंगे ना कि संसद के समिति कितने होते हैं। स्थायी समिति होता है, एक अस्थायी समिति होता है। सवाल यहाँ से पूछता है कि कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, कई बार पूछा हुआ है। चलिए लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो बहस और चर्चा में, बहस या चर्चा, यही ना था चौथा में वहां पर, बहस या चर्चा। बहस या चर्चा में देखो क्या होगा, 2 से 6 बजे तक चलता है टाइमिंग, 4 घंटा। अब सुनो इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले लाया जाता है आपका ध्यान आकर, कोई भी प्रस्ताव लिखिए ना, उससे दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जैसे मान के चलो आपका क्या हो जाएगा, तो धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। अब धन्यवाद प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, तो धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाए तो धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए लाया जाता है, ठीक है। और यह जो है ना 50% मत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यह बात को लिख लीजिए, तो पहला क्या लिखिएगा, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए लाया जाता है यह प्रस्ताव। जितने सारे प्रस्ताव है इसी में लाए जाते हैं। तो धन्यवाद प्रस्ताव जिसमें से पहला है, जो लिखना है लिखिए पहले, इससे दिक्कत नहीं है कि नंबर बाय नंबर ही लिखेंगे, विश्वास प्रस्ताव इसके बाद लिखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव इसके बाद लिखेंगे, नहीं, जो लिखना है लिखिए। धन्यवाद प्रस्ताव हम लिख रहे हैं तो समझना पड़ेगा ना, इसलिए आप जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिख चलिएगा। तो धन्यवाद प्रस्ताव, इसमें यह ऐसे लिखो, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए लाया जाता है, ठीक है, लाया जाता है। उसके बाद में यह है 1/2 या 50% लिख सकता हूं, मत से पारित होना चाहिए ना कि राष्ट्रपति भाषण देंगे, ठीक है। यह 50% कम से कम क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए सदस्य का। यह 1/2 50% मत से पारित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगला दूसरा आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव, अब सुनो निंदा प्रस्ताव में क्या होता है, तो निंदा प्रस्ताव में होता है कि यह जो है ना विपक्ष दल का नेता लाता है, किसके लिए, तो यह सब लाता है ना पक्ष के लिए, ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हैं ना वह काम जो है अच्छा से नहीं किए हैं, ठीक है, निंदा करेंगे यह सब। तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है, यह भी 50% से पारित होना चाहिए। समझ में आई बात, तो लिख लो, यह है विपक्ष, यह विपक्ष का नेता मंत्री के लिए लाता है, मंत्री के लिए लाता है, ठीक है, मंत्री के लिए लाता है। समझ में आई बात, यह भी क्या होना चाहिए, यह भी 1/2 या 50% मत से पारित होना चाहिए जी, मत से पारित होना चाहिए। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा सेल नहीं दिखलाएगा, ठीक है। गर्मी को झेल लीजिए, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा ना कि हाँ ऑफिस मिलेगी, अपना खुद का ऑफिस होगा, आएगा सर कर करके बात करेगा। समझ में आई बात, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। निंदा प्रस्ताव, उसके बाद में अगला विश्वास प्रस्ताव।
प्रस्ताव। अब निंदा कर दिया सब ना जी, तो क्या करेगा यह विश्वास दिलाने के लिए क्या करेगा, यह पक्ष दल के नेता लाएगा कि ना हम जो है ना सही काम कर रहे हैं और इसमें भी 50% मत होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना कि हमारे द्वारा किया गया काम जो है ना वह गलत हो जाएगा, ठीक है। 50% भी नहीं कह रहा है अर्थात आप घपला किए हैं, समझ में आई बात। तो लिखो विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, दिलाने के लिए लिख लो विश्वास दिलाने के लिए मंत्री, मंत्री बोले तो पक्ष दल का नेता, पक्ष का नेता, ठीक है, पक्ष का नेता हो गया ना जो सत्ता में है। विश्वास दिलाने के लिए मंत्री, ठीक है, मंत्री विपक्ष के लिए लाती है, मंत्री विपक्ष के लिए लाती है और यह भी 50% से होना चाहिए जी। 50% बोले तो 1/2 से, ठीक है। विश्वास प्रस्ताव के बाद अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव जो है ना यह कब लाया जाता है, फिर से क्या करेगा ना कि विश्वास नहीं होगा इस सबको विपक्ष दल का, तो फिर से अविश्वास प्रस्ताव ला देगा कि ना ना गलत बोल रहे हैं, फिर से क्या होगा 50% पारित होना चाहिए। लेकिन यह एक बात याद रखना कि अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा से स्टार्ट होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लिख लो यह है लोकसभा, यह लोकसभा से शुरुआत होता है, लोकसभा से शुरुआत होता है तथा लोकसभा से शुरुआत होता है, यह लोकसभा से शुरुआत होता है तथा क्या लिखोगे विपक्ष के नेता लाते हैं, तथा विपक्ष के नेता यह प्रस्ताव लाता है, ठीक है, यह प्रस्ताव क्या करता है, लाता है। तो लोकसभा से शुरुआत होता है तथा विपक्ष के नेता यह प्रस्ताव को क्या करता है, लाता है, अविश्वास प्रस्ताव। कितना चाहिए जी, तो 50% + 1, ठीक है, इतना चाहिए कम से कम। अच्छा अब सुनो, नोट में एक बात यहां पर लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, तो नोट में बात लिख लीजिए कि सबसे पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जेबी कृपलानी लाए थे, लिख लीजिए। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना जी, 16 साल 11 महीना 9 दिन रहने वाले प्रधानमंत्री है यह, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव जेबी कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया था, अब तो है नहीं, लाया था हो गए, ठीक है, समझ में आई बात। अविश्वास प्रस्ताव के बाद अगला आता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। चलिए मिटा देता हूं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या करता है, सदस्य लाता है मंत्री के लिए, ठीक है, और मंत्री का जिसमें ध्यान आकर्षण कराता है अपने क्षेत्र की तरफ। तो लिख लीजिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और फिर उसके बाद में विशेषाधिकार प्रस्ताव, ठीक है। चलिए लिखा देता हूं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। चलिए समझ में आ रही है। जनरली जो है ना यह सब बात जो है टीचर नहीं बताता है, जानना तो जरूरी है, कौन सवाल कब पूछ देगा कोई नहीं जानता है, पता नहीं किस रूप में आकर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, परीक्षा में फेल करा के चले जाएंगे। तो अगला लिख लीजिए, पांचवा क्या लिखेगा, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है, इसमें सदस्य मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र के तरफ कराते हैं, ठीक है, अपने क्षेत्र के तरफ कराते हैं। यही कारण है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। मंत्री जी हमारे क्षेत्र में जो है ना रोड नहीं है, परिवहन मंत्री से कहेगा कि हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, आप रोड बनवा दीजिए ना, यह सदस्य जो है ना लाएगा। ऐसा नहीं है कि सब जो है मंत्री बन गया ना तो आराम से बैठेगा, परिवहन मंत्री है तो आराम से बैठेगा, उसी का चलेगा, चलता तो खैर उसी का है, और जो सदस्य है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका नहीं चलेगा। जैसे कि रविशंकर प्रसाद आप देख लीजिए, पटना साहिब से क्या थे, तो यह मंत्री थे, ठीक है, जबकि रामकृपाल यादव तो मंत्री नहीं है। तो यह रामकृपाल यादव का पावर है कि रविशंकर प्रसाद से पूछ सकते हैं, नितिन गडकरी से पूछ सकते हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री से पूछ सकते हैं, बोलिए समझ में आ रही है बात, होम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं, गृह मंत्री से पूछ सकते हैं,
ठीक है, कि हमारे क्षेत्र में क्या है, काम नहीं हो रही है, आप क्या करिए, फंड लाइए कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। लेकिन देता सब, यह सब करता कहाँ है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, यह तो काम हो जाती है। बोलिए, संविधान अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, उसके बाद में अगला लिखिए, छठा विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। अब सुनो, विशेषाधिकार प्रस्ताव, कभी कभी तो नौबत ऐसा हो जाता है ना कि बहुत चर्चा करते करते समय क्या होता है ना कि लगता है कि फिर से बात जाएगा सब। ठीक है, लगेगा कि फिर एक दूसरे का क्या करेगा, कपड़ा फाड़ देगा सब सटूट। तो इसमें क्या होते हैं, या विशेषाधिकार लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि बैठिए, अब सदन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए सदन स्थगित। तो यह विशेषाधिकार प्रस्ताव इसीलिए लाया जाता है। तो लिख लो कि सदन में क्या होता है, सदन में हंगामा होने पर सदन को स्थगित करने के लिए लाया जाता है। सदन को स्थगित करने के लिए लाया जाता है। अच्छा, ये कौन दिक्कत है जी कि सवाल पूछ दिया छोटा एग्जाम में कि सदन को स्थगित कौन करता है, तो लिख लो लोकसभा में करेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि हेड तो यही है। लोकसभा स्पीकर, धन विधेयक लोकसभा स्पीकर ही बताता है। इस पर जो है ना संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, याद रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक सबसे बड़ा विधेयक होता है, उसके बाद में धन विधेयक और महाभियोग विधेयक, यह पर जो है ना कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा आर्टिकल नंबर 108 में है, समझ में आ रही है बात। धन से संबंधी चर्चा 109 में है, विशेष संबंधी चर्चा 110 में है, भेटू की चर्चा 111 में है, समझ में आई बात। प्राक्कलन की चर्चा, बजट की चर्चा, प्राक्कलन की चर्चा, विनियोग की चर्चा, अतिरिक्त अनुदान की चर्चा, लेखानुदान की चर्चा, गिनते जाइए आर्टिकल। ठीक है, लोकसभा, और लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा स्पीकर क्या करेंगे, सदन को स्थगित करेंगे। और राज्यसभा में क्या होगा, तो राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे तो उपसभापति करेंगे। ठीक है, सभापति कौन है, तो सभापति जो है आपका अभी जगदीप धनखड़ जी है। ठीक है, तो यह बात क्या था, प्रस्ताव का था। अब आप हेडिंग लगा लीजिए, तब तक 1 मिनट का देता हूं ब्रेक। ठीक है, चलिए, कहते हैं 1 मिनट, आ जाते जल्दी, जाते हैं वो देखते हैं कि ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। ऐसा नहीं तो कट तो नहीं ना रहा है, कभी कभी होता है कि कट जाता है। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, संसद की समिति। संसद के 2 समिति होता है, संसद के समिति, हेडिंग लगा लीजिए, संसद के समिति। ठीक है, संसद के समिति, संसद के 2 समिति होता है। एक होता है अस्थाई समिति होता है, और दूसरा होता है आपका अस्थाई समिति। ठीक है, अस्थाई समिति, मार्कर चेंज कर दें। संसद के समिति क्या क्या है, तो एक अस्थाई समिति है और दूसरा जो है आपका अस्थाई समिति है। अस्थाई समिति में देखो क्या होता है, तो अस्थाई समिति में सबसे पहले वित्तीय समिति आता है, विभागीय समिति आता है, सदन समिति आता है, जांच समिति आता है। तो चलो लिख लेता हूं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अस्थाई समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका स्थापना लिख लो, इसकी स्थापना लिख लीजिए, इसकी स्थापना लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, कितने दिन के लिए करते हैं जी, 1 वर्ष के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें वित्तीय समिति आ गया, वित्तीय समिति। अब वित्तीय समिति में 3 तरह के होता है, प्राक्कलन समिति, उसके बाद में लोक लेखा समिति और लोक उपकरण। तो लिख लो प्राक्कलन समिति, दूसरा लिख लीजिए लोक लेखा समिति। इसमें पूछता है कि कितना सदस्य होते हैं जी। ठीक है, राज्यसभा से कितना होता है और लोकसभा से कितना होता है, लोक लेखा समिति। और उसके बाद में लोक उपकरण, उसके बाद में वित्तीय समिति हो गया। दूसरा विभागीय समिति, तीसरा सदन समिति,
सदन समिति, चौथा जांच समिति, जांच समिति, ठीक है। तो सुनो, विभागीय समिति इसमें क्या होता है, विभाग की चर्चा होती है। सदन समिति में क्या होता है, कौन सा कैसा सदन रहेगा, यह सब की चर्चा होती है। जांच समिति में क्या होता है, जांच होता है कि घोटाला कौन कौन किया है, ठीक है, कितना घोटाला करके बैठल है, यह सब जांच समिति में बात होती है। लेकिन अब तो हमको बताना है प्राक्कलन समिति। तो सुनो, प्राक्कलन समिति में क्या है, तो प्राक्कलन समिति में लिखो, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। यह बात इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। अब 30 सदस्य में सुनो, लोकसभा से कितने होते हैं और राज्यसभा से कितना होता है। तो लोकसभा से है, साफ लिखो, लोकसभा से, यह निचला सदन ना होता है, लोकसभा से होता है 30 गो और राज्यसभा से 0। राज्यसभा से कितना होते हैं, तो 0 होता है। उसके बाद में प्राक्कलन समिति के बाद अगला लिख लो, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में इसमें क्या होता है, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 भाई सॉरी, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 काहे लिखा गया जी, 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने होते हैं, तो लोकसभा से 15 होता है और राज्यसभा से कितने होते हैं, तो राज्यसभा से आपका 7 होते हैं। 22 गो हो गया ना, 15 गो लोकसभा से हो गया और राज्यसभा से कितना होता है, तो राज्यसभा से जो है ना आपका 7 गो होता है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। अच्छा, अब लोक लेखा समिति का काम क्या होता है, तो लोक लेखा समिति जो है ना धन से संबंधित विधेयक को क्या करता है, जांच करता है। धन से संबंधित विधेयक को क्या करता है, यह जांच करता है। तो लिख लीजिए, विधेयक नहीं बोलेंगे, धन से संबंधित मामला बोलो, अच्छा रहेगा। तो धन से संबंधित मामले की क्या करता है, मामले की जांच करता है। कुछ नहीं तो देखो क्या याद रखना, यह सदस्य कम से कम जरूर मेरे भाई याद रखना कि कितना होता है लोकसभा से और राज्यसभा से, ठीक है। समझ में आ रही है बात की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, लोकसभा से 30, राज्यसभा से 0। उसके बाद में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होता है, ठीक है। लोक लेखा समिति का काम क्या होता है, धन से संबंधित जो है यह चर्चा करता है, ठीक है। धन से संबंधित जांच करता है, चर्चा नहीं करता है। तो लिख लीजिए, लिखा तो देवे कि एक नोट में बात यहां पर लिख लीजिए। लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ था। लोकसभा लिखा गया, लोक लेखा समिति का गठन, तो लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ, ठीक है। सीएजी का दोस्त कौन होता है जी, तो सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल नंबर 148 में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सीएजी की जो रिपोर्ट है वह जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है। लिख लो, सीएजी के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति, इसीलिए इसको दोस्त कहा जाता है, इसका लोक लेखा समिति करती है। सीएजी का मतलब होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है 148 आर्टिकल में, यह बात बताना है, ठीक है। कल वाला क्लास में यह करा देंगे, सीएजी के पास पहुंच जाएगा। कल हो सकता है भाग 5 समाप्त हो जाए, भाग 5 बहुत बड़ा है जी, ठीक है। कहां से पढ़ा रहे आपको भी पता होगा, ठीक है, बहुत बड़ा भाग है, बहुत दिन से पढ़ा रहे। सीएजी के रिपोर्ट की जांच की लोक लेखा समिति करती है, ठीक है। अस्थायी अब बताना है, अस्थायी समिति तो हो गया। चलिए, अस्थायी में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब आप हेडिंग लगा लीजिएगा अस्थायी, ठीक है, अस्थायी, ठीक है। अस्थायी समिति, अस्थायी में भी 2 तरह के समिति होता है, एक प्रवर समिति होता है और एक आपका अप्रवर होता है। लिख लीजिए, प्रवर समिति और एक होता है संसदीय समिति। इसमें प्रवर समिति, अप्रवर नहीं होगा, संसदीय प्रवर समिति। और दूसरा क्या लिखिएगा, तो दूसरा लिख लीजिए प्रवर समिति और दूसरा लिखिएगा संसदीय समिति, ठीक है, संसदीय समिति। अब देखो प्रवर समिति में क्या होता है, तो बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। प्रवर समिति में क्या करता है, यह विधेयक को जांच करता है। जैसे सीएजी हो गया विधेयक, उसके बाद सीएजी बोल रहे सीएए क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी की क्या होगा, यह जांच करेगा कौन, तो अस्थायी समिति में प्रवर समिति क्या करता है, यह सब जांच करता है। तो लिख लो, यह क्या करता है, यह विधेयक की जांच करता है, विधेयक की जांच करता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेगा, तो जीएसटी लिख लो, गुड एंड सर्विस टैक्स,
ठीक है। उसके बाद में 19 जुलाई 2017 को लाया गया था, 2017 को लाया गया था जी, यही ना, जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में, बहुत बढ़िया टॉपिक है जी टैक्स। उसके बाद में जीएसटी के बाद और क्या लिखिएगा, तो सीएए। सीए क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस पर साइन राष्ट्रपति नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिल होगा। ये जैसे ही राष्ट्रपति महोदय साइन कर देते हैं तो बिल एक्ट बन जाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो गया, ठीक है। यदि राष्ट्रपति साइन कर दिए तो यह एक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नोट में बात लिखो कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है ना, यह बात जो है कई बार पूछ दिया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं, संयुक्त अधिवेशन में कितने भाग लेते हैं, यह सब पूछता है। तो लिख लो, इस विधेयक की जांच करता है, इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें भाग ऐसे लिखो, लोकसभा से 30 प्लस राज्यसभा से 30 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, समझ में आई बात, इसमें भाग लेते हैं। और दूसरा क्या लिखिएगा, तो दूसरा एक बात लिख लीजिए कि संयुक्त अधिवेशन पर क्या होता है, तो संयुक्त अधिवेशन पर लोकसभा से आपका 30 और राज्यसभा से 15 सदस्य भाग लेते हैं संयुक्त अधिवेशन पर, लिख लो। यह हम नहीं लिखा है तो यहाँ की बात नहीं है जी, पूछ दिया था क्वेश्चन ना, तो नोट्स में हम डाले हुए हैं, तो अचानक ब्रेन में यह क्वेश्चन आ गई, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है, तो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा से 30 सदस्य, जबकि राज्यसभा से 15 सदस्य भाग लेते हैं, 15 सदस्य भाग लेते हैं। अच्छा, अब इस संसदीय समिति क्या होता है, यह घोटाले की जांच करता है, ठीक है। यह क्या करता है, घोटाले की जांच करता है। जैसे कि मान के चलिए कि रोड बनाया गया, ठीक है, और रोड बनाने में क्या किए मंत्री जी, तो मंत्री जी घपला मार गए, 15 करोड़ का पैकेज था, और उसके बाद में बेचारे जो है ना 15 करोड़ कहाँ खा गए से पता भी नहीं चला, ठीक है। तो इसी में क्या होती है, संसदीय समिति में घोटाले की चर्चा होती है। तो सरकारी घोटाले की चर्चा किसमें होती है, तो इसी में होती है, लिख लो। सरकारी घोटाले की जांच यह समिति करती है, ऐसे लिखो, यह सरकारी घोटाले की जांच करती है, ठीक है, करती है। यह समिति क्या करती है, जैसे बेफोर्स घोटाला, एग्जांपल में लिख लो, बेफोर्स घोटाला, समझ में आई, चारा घोटाला, जो लिखना है लिखिए जी, समझ में आई बात। एग्जांपल में बेफोर्स घोटाला, समझ में आई बात। राफेल योजना, यह सब क्या था, घोटाला हो गई थी। तो यह घोटाला जो है ना कौन किया था, तो सरकार में बैठा हुआ जो भी सदस्य होगा वह करेगा, ठीक है। तो यह क्या करता है, संसदीय समिति यह सरकारी घोटाले का जांच करता है। तो आज के लेक्चर क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से क्या करेंगे बताएंगे, 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, ठीक है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना, हमने बोला कि क्लास लेंगे चाहे गर्मी जितना हो, क्लास हमने लिया। यदि समझ में नहीं आए तो आप क्या करिएगा, रिकअप करके देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और जाते जाते फिर से वही बात कि जिंदगी से मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, क्योंकि पसीना देखिए कितना गिर रही है। तो यही ना बोले कि माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा। सपने बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।